नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने बीजेपी दफ्तर में उनका स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी का हृदय से अभिनंदन, सीएम योगी कहते नजर आए हैं। भूपेंद्र चौधरी की प्रदेश में अच्छी पकड़ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुके देते हुए स्वागत कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और भी तमाम आला कमान मौजूद हैं। बेहद खास वक्त है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को कमान मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में पश्चिम में जो भूमिका भूपेंद्र चौधरी की रही है वो 2024 में भी असर दिखाएगी। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप लगातार बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, उस वक्त से मौजूद हैं जब भूपेंद्र चौधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। मौजूदा वक्त में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है अनूप बीजेपी कार्यालय का? देखिए पूजा, बीजेपी कार्यालय कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है और जिसमें कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में नहीं आ पा रहे हैं तो सड़क पर उनके अभिभाषण सुन रहे हैं। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कह रहे थे कि जब 2017 में सरकार बनी थी, भूपेंद्र चौधरी को जो पंचायती राज विभाग मिला था, उसके बाद उन्होंने गांव-गांव में काम किया और गांव-गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, उनके दिलों को जीता है, निश्चित रूप से विकास किया है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वो आज पहली बार आए हैं। तो भूपेंद्र चौधरी को लेकर के जिस तरीके से लगातार हम लोग कयास भी लगा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम का क्षेत्र था थोड़ा सा कमजोर था 2022 के जिस तरीके से परिणाम आए थे चुनाव में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस समय जाट समाज वहां पर उसको फायदा मिलेगी, साथ ही साथ किसान आंदोलन जो इतना लंबा चला है उसको लेकर भी, क्योंकि जाट जो ज्यादातर वहां पर किसान, जाट और गुजर ही किसान वहां पर है, गन्ने की खेती करते हैं। तो एक तीर से भारतीय जनता पार्टी ने दो निशाने साधे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं और आपको कुछ नजारा भी दिखाएंगे कि ये होर्डिंग्स देख लीजिए, ये वही जो होर्डिंग्स चार बाग से लगा के हजरतगंज तक लगाई गई है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उत्साह का नतीजा है कि लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे, और कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी कराएंगे क्योंकि प्रदेश से कोने कोने से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और जिस तरीके से उनका भाई साहब कहाँ से आए आप? हम तो लखनऊ के ही हैं। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी में आने से, अध्यक्ष बनने से कितना बल मिलेगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, वो कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। वो संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति हैं और 4 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए पंचायती राज मंत्री बने और गांव-गांव में कार्यकर्ताओं से छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पकड़ है। और आप देख रहे हैं जैसे कि कार्यकर्ता बहुत उत्साही है और उनका स्वागत बहुत जोरदार तरीके से चारबाग से लेकर आपका प्रदेश कार्यालय तक किया जा रहा है और अभी उनका उद्बोधन भी चल रहा है, जिसको हम लोग लाइव अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? भाई साहब मैं मूलतः उन्नाव से हूँ। किस तरीके से देखते हैं, कुछ संगठन में और बल मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई साहब, बल मिलेगा ही। इसी के नाते भाई साहब को बनाया गया है। उनका उद्बोधन सुनते ही हम लोग कार्यकर्ताओं में जोश का संचार भी हो रहा है। जैसे आप सुन रहे होंगे उनका जैसे उद्बोधन चल रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपना जीवन परिचय जब बताया और आप सुन ही रहे हैं कि वो जिला अध्यक्ष रहे तो उनका विरोध था, तब भी पार्टी ने उनको बनाया और मतलब उनके कार्यकर्ताओं में इतनी पकड़ है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी से मंत्री रहे। 2016 में जब कोई विधान परिषद नहीं जाता था तब भाई साहब को विधान परिषद भेजा गया। ये चर्यावृत्ति का पूर्णता उदाहरण कहूंगा मैं जो है, और वो स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठ सकता है। बिल्कुल, इसी के नाते पार्टी ने लौटूंगी। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी मंच पर संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दर्शकों को इस वक्त सुनाते हैं। व्यापक जनाजा दक्षिणी भारत के सुदूर कर्नाटक जैसे राज्य में हमारी सरकार, और पिछले 20 सालों से कर्नाटक लोकसभा में 80% स्ट्राइक रेट के हिसाब से लोकसभा की सीटें जिता के आपको दे रहे हैं। असम जैसे राज्य में, पूरब के राज्यों में जहां हमारी कोई संभावना को लेकर लोग प्रश्न खड़े करते थे, आज भाजपा की सरकार, आज सबसे अधिक ग्राम प्रधान हमारे हैं, आज ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं, आज जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं,
आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। एक राजनीतिक दल के नाते इससे ज्यादा हमारी क्या अपेक्षा होती है? और लोग हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट बताते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तपस्वी कार्यकर्ता, सारे विषयों पर संघर्ष करने वाले लोग, अपनी विचारधारा के लिए आंख बंद करके काम करने वाले लोग, जीवन देने वाले लोग, अब धर्मपाल जी बैठे हैं, सारी जिंदगी जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। कभी देखा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो ऐसे तपस्वी लोगों का त्याग का परिणाम है ये कि आज हम लोग देश और समाज में हम नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जैसा नेतृत्व आज हमारे पास है, जिनके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे। अब केजरीवाल, सपाई, कांग्रेसी भले ही कहते हैं कि इमरान खान भी मोदी का आदमी हो गया। कैसे कहें, उन्हें कहना ही जी, लेकिन ये आपकी ताकत है, ये आपकी विचारधारा की ताकत। और आज हम लोगों ने इस विचारधारा के आधार पर निश्चित रूप से उस उत्तर प्रदेश को और इस देश को हमने बेहतरी के लिए काम हमारी सरकारें कर रही हैं, चाहे माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हो। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने आप सब लोगों के आधार पर आप लोगों ने मुझसे की है, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सबके साथ मिलकर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। कार्यकर्ता के एजेंडे के आधार पर ही सब कुछ होगा। आपके साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े रहे, आपने सुना, देखा, समझा किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और भूपेंद्र चौधरी भी पहली बार लखनऊ में मौजूद हैं और यह आश्वासन देते हुए कि प्रदेश की भलाई के लिए, आपके विकास के लिए जो संभव बन पड़ेगा वो मैं करने वाला हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें आज की एक और बड़ी खबर है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है फैसला? कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका मामले में फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में, वापस से आपको बता रही हूं, 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला लेने को कहा है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो, इसकी मांग को लेकर मनीष यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल करते नजर आए थे। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वो मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है। दाखिल अर्जी में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे और उसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग रखी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की। वहीं इस पूरे मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करी। मायावती ने फूलों का गुलदस्ता देकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी है। मायावती ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर साझा करी है। उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदया से उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही। मायावती ने कहा उनकी यही कामना है कि वो समाज और देश का नाम रोशन करें। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने आगे लिखा कि वैसे तो बीएसपी और अन्य पार्टियों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें अपना समर्थन दिया और वो भारी मतों से विजयी हुई, लेकिन अगर थोड़ा और सही और सार्थक प्रयास किया गया होता तो वो सर्वसम्मति से ये चुनाव जीतकर एक और नया इतिहास जरूर बनाती। देश को उनसे बहुत सारी आशाएं हैं। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने पंच परमेश्वर सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक जनरल एसएस अहलावत ने की है। कार्यक्रम में मुस्लिम और सिख जाट के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान जाट समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आज के युग में जिस तरीके से जाट समाज का युवा भटक रहा है उस पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। जाट प्रतिभाएं हैं वे सम्मानित करें। इस तरह का प्रोग्राम बिरादरी के लिए भी होते रहने चाहिए। अपनी एक बिरादरी की पहचान भी हमारे कितने प्रधान हैं, कितने जनप्रतिनिधि हैं, कितने खेलनुमा हैं। अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है।
ये बड़ा देश है, इस तरह की घटना होती है पर गलत हो रहा है। इस तरह की जो एक घिनौनी में हरकत है, क्योंकि इसी समाज से ऐसी बात थोड़ा एक बार मैं जीने का हक नहीं, तो पहला जमाना था कुछ ऐसी बात होती, आज तो सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। ये सभी समाज इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे में कुछ न कहीं मुस्लिम जाट और सिख जाट और हिंदू जाट का अलग अलग नेता थे, अलग अलग इनको बांट देते थे। हमने आज पहली बार ऐसा किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम साथ थे, तीनों हिंदू भी मुस्लिम भी और सिख भी, सारे जाट हम एकत्र हुए और समाज को बुराइयां जो समाज में फैली हुई हैं उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेकर यहाँ से उठे। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर एक पक्ष राधा रानी के सामने अपनी सेवा के अधिकार को लेकर रास बिहारी गोस्वामी ने भूख हड़ताल तेज कर दी है, तो दूसरे पक्ष माया देवी का मंदिर में सेवा जारी है। भूख हड़ताल पर रास बिहारी गोस्वामी के मुताबिक न्यायालय ने उन्हें सेवा करने का अधिकार दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें सेवा का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वहीं सेवा कर रही माया देवी पक्ष का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हमको सेवा मिली है, अगर कोई रास बिहारी के हक में फैसला करता है, उन्हें सेवा का हक देता है, तो हम सेवा छोड़कर उन्हें अधिकार सौंप देंगे। आपको बता दें कि बरसाना के राधा रानी मंदिर का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब जब हरवंश गोस्वामी की 6 महीने की सेवा आती है तो वहां विवाद शुरू हो जाता है। पूरा मामला हरवंश गोस्वामी की 6 महीने की सेवा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। माया देवी वहाँ पे अनऑथराइज वहाँ पे पूजा कर रही हैं। इस चीज़ की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी एक 17/8/2022 के एक ऑर्डर में करी थी कि बिना किसी लीगल ऑर्डर के वो वहाँ पे हैं। 28 तारीख को उनका जो एक इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ था वो 28/7 को सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न छाता ने खारिज कर दिया था। उस पर वो लोग जो अपील पे आए थे, अपील भी खारिज कर दी गई है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है और सब ऑर्डर में लिखा गया है कि वो कहीं से वैध पत्नी नहीं है। उन्होंने चीज़ों को छुपा के, तथ्यों को छुपाते हुए, गलत बातों को करते हुए सेवा में घुसी हैं। अपने साथ कर देंगे। आप किनकी पत्नी हैं? मैं तो हरवंश की हूँ। जैसे लोग कह रहे हैं कि आप उनकी पत्नी से कागजों में नहीं है, कहीं कोर्ट में नहीं माना। नहीं, सब राइट मेरी अधिकार है। मेरा अब मैं मालिक हूँ, नहीं मालिक। पूरे देश में जहां एक तरफ बाढ़ के चलते कई नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं कानपुर देहात में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिकंदरा तहसील से लेकर भोगनीपुर तहसील तक यमुना पट्टी के किनारे बसे गांव जो कि बाढ़ की चपेट में आकर जल समाधि में तब्दील हो चुके हैं, उनका नाव पर बैठकर कैबिनेट मंत्री ने जायजा लिया और साथ ही साथ बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। सभी लोगों को ऐसा कहा है, राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, साथ ही सरकार की तरफ से हर मुमकिन सहायता दिलाने की बात भी कही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों का कहना है कि उन्हें कहीं और सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए, इसके लिए जमीन चिन्हित करके शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। आगे कहा कि हर साल ये बाढ़ आती है और इन सभी क्षेत्रों के लोगों को हमेशा इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर जमीनें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, कहाँ क्या पाया और किन किन जगहों पर गए? देखिए, आज आप लोग हमारे साथ स्टीमर में हैं, एसडीएम महोदय हैं, हमारी पार्टी के सभी यहाँ जिम्मेदार नेता हैं और हम लोगों ने आज पथार और हलिया का डेरा जो ये नया पुरवा है, केवटरा बांगर है और मुसरिया का डेरा, यहाँ पर हम लोग सब जगह जाके लोगों जो चारों तरफ से घिरे हैं गाँव। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का खतरा बढ़ने के बाद से ही प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर सरकार ने प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मुरादाबाद में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सालयों को निर्देश जारी किए हैं और लोगों को लंपी वायरस को लेकर जागरूक करने के लिए कहा गया है। ये खासकर ये गायों में बीमारी है, ये स्किन की बीमारी है। इसमें साफ़ सफाई इसको बचाना है, साफ़ सफाई रखना है, चूने का छिड़काव करना है बचाने के लिए। और पीपी वगैरह आती है उसका नहलाना भी उसके पानी से है
और पिलाने में भी उसको थोड़ा सा डालना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अपने ही सरकार के कार्यों से शर्मिंदा हैं। डिप्टी सीएम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन हालात नहीं तब्दील हो रहे। विधायक तक को अपनी बात वापस लेनी पड़ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को सुबह इटावा के सैफई स्थित आवास से औरैया बिधूना के लिए रवाना हुए थे। उनका काफिला दोपहर को करीबन 12:15 बजे एरवाक कटरा पहुंचा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। इस बीच एक कार्यकर्ता ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक का केन भी दिया, जिसे लेने के बाद अखिलेश मुस्कुराए और फिर उनका काफिला आगे बढ़ गया। अखिलेश यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साले व्यापारी नितिन गुप्ता उर्फ बल्ली के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके आवास भी पहुंचे थे। तो अखिलेश यादव ने इस दौरान सरकार पर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों पर विचार करने की जरूरत है और अपनी गलतियों से शर्मिंदा भी है। तो वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने यहां पर नई खेल योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक विनोद भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष महाराष्ट्र की राजकीय खेल मलखम का भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज खेल दिवस के अवसर पर खेल के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत का नाम विश्व में चमकाया है। उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं मानती हूं कि आज जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, जिसके तहत ये सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर सरकार को विश्वास हो, उनके कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच करा सकती है और अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वो सजा भुगतने को भी तैयार हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह भी कहा कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल तक नियुक्तियां हुई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश की थी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो विधानसभा में हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराए, मैं सहयोग करूंगा। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। नियुक्तियां जो है तो लगातार बता दें कि सूबे के अंदर नियुक्तियों को लेकर के चर्चाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। सियासत भी पुरजोर है। एक तरफ यूकेएसएससी का मामला था और अब दूसरी तरफ विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर कुंजवाल यहां पर साफ तौर पर बोलते नजर आए कि मेरे कार्यकाल के दौरान जो भी नियुक्तियां हुई हैं मैं उनकी गारंटी लेता हूं और मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो जाए और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे जो सजा मुकर्रर की जाएगी मैं वो भुगतने के लिए भी तैयार हूं।
उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। भूस्खलन और मकान गिरने की घटनाओं में काफी जान माल का नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के राजपुर के काठ बंगला में मकान गिरने की खबर सामने आई। इस हादसे में एक दिन के अंदर मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से मकान गिर गया। सूचना पर पहुंची टीम ने बचाव कार्य के बाद तीनों की बॉडी को रिकवर कर लिया है और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी, डीएम देहरादून सोनिका भी मौके पर मौजूद रही हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे बच्चों सहित 2 महिलाओं के शवों को बरामद किया है, तो वहीं डीएम सोनिका ने सीएमओ को 3 शवों के पोस्टमार्टम के निर्देश भी दे दिए हैं। तो इस समय लगातार सूबे के अंदर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और जनता टीवी की प्रशासन और सरकार दोनों से ही अपील कि जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जनता के लिए वो होनी चाहिए ताकि देरी ना हो और किसी का आशियाना ना हो जुड़े। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।